ठीक है। हमारे न्यूरोथेरेपी के जनक डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी, जिन्हें हम प्यार से गुरु जी कहते हैं, उनको हम मन ही मन नमन करते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि हमारी सेल का जो फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा। ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारा ये शरीर है, ये शरीर जो है इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है। फिजिकल स्ट्रक्चर के तौर पे इसमें स्किन है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं, स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। ये उसका शरीर का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह हमारी सेल का भी एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को हम अभी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सेल, इसको हिंदी में कोशिका भी कहा जाता है। तो कोशिका केवल जो है तरल पदार्थ, एंजाइम और रसायनों का एक थैला या बैग मात्र नहीं है। इसमें अत्यधिक हाईली ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल स्ट्रक्चर यानी कि संगठित भौतिक रचनाएं भी होती हैं, जिन्हें इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स कहा जाता है। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स क्यों कहा जाता है, आप इस पिक्चर में देखें। इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल इसलिए कहा जाता है कि जो भी चीजें जो सेल के अंदर होंगी उनको इंट्रासेलुलर बोला जाता है, चाहे फ्लूइड हो या ऑर्गेनल्स हो, उन सभी चीजों को इंट्रासेलुलर कहा जाता है। और जो सेल के बाहर की जो रचनाएं होंगी या सेल के बाहर का जो भी फ्लूइड है या जो भी चीजें हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएगा। तो हमारी सेल देखा जाए तो ये सिर्फ एक थैले जैसी रचना नहीं है, इसमें बेहद जो है जरूरी कंपोनेंट होते हैं, जरूरी ऑर्गेनल्स होते हैं जो सेल का एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गेनल की एक फिजिकल नेचर होती है कोशिका के कार्य के लिए, और कोशिका के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जितने ही महत्वपूर्ण होते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया नामक ऑर्गेनल के बिना पोषक तत्वों से कोशिका की 95% से अधिक ऊर्जा रिलीज तुरंत बंद हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें, ये माइटोकॉन्ड्रिया पिक्चर में देख सकते हैं। ये तो ये ऑर्गेनल जो है हमारी सेल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये ऑर्गेनल सेल के अंदर नहीं होंगे तो जो भी इनका फंक्शन है वो फंक्शन नहीं होगा। तो मान लीजिए अगर किसी सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो सेल के अंदर जो ऊर्जा है 95% ऊर्जा है वो मिलनी तुरंत बंद हो जाएगी और सेल जो है डेड होना शुरू हो जाएगी। तो ये जो ऑर्गेनल होते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे। अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप दोबारा, जिनको भी इश्यू हो रहा है, लेफ्ट होके फिर से रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू हुआ जो कि हमने डायग्राम 2-2 में हम ये देख रहे हैं। सेल का ये सेल है। तो अभी इसके बाद जो फर्स्ट ऑर्गेनल के रूप में हमारे सामने आएगा वो है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका की झिल्लीदार रचना। तो यहाँ आप पिक्चर में देखें, ये जो लेयर है, एक देखिए ये एक लेयर है, ये सेल को कवर करके रखा है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन को हिंदी में झिल्ली भी बोला जाता है, परत भी कह सकते हैं। एक तरह की लेयर है, जैसे हमारी स्किन इस शरीर को कवर करके रखी हुई है। स्किन से जो पसीना बाहर निकलता है और बाहर से भी कुछ चीजें अगर स्किन के ऊपर लगती तो वो अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक इसी तरह से हमारी ये जो बॉडी है इसका एक छोटा रूप है, वो है सेल, क्योंकि ये छोटी छोटी सेल से ही मिलके हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। तो पहले ऑर्गेनल के रूप में हम इसमें देखेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक, यहाँ पर आप देखो ये डबल लेयर है ना। ये देखिए दो लेयर हैं सेल, एक के ऊपर एक, बीच में व्हाइट कलर का आपको कलर दिख रहा होगा और दोनों तरफ ये जो है डबल, तो इसको डबल लेयर बोला जाता है। इसमें डबल लेयर होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है डबल लेयर से मिलकर बनी होती। अब हम इसके बारे में डिटेल से
पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से होती है। सो अभी हमने देखेंगे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ दी सेल। पिक्चर आपके सामने मैं रखूंगा, तो इससे आप थोड़ा देखते रहेंगे तो समझ में बराबर आता रहेगा। कोशिका के अधिकांश अंग मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी मेम्ब्रेन यानी झिल्लियों से ढके होते हैं। कहने का मतलब जो सेल हैं और सेल के अंदर जो भी ऑर्गेनल्स हैं, ये जो ऑर्गेनल्स हैं ये मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे गोल्गी एपरेटस हो, या फिर लाइसोसोम हो। ये जितने भी ऑर्गेनल हैं ये भी एक मेम्ब्रेन से ढके होते हैं, ठीक। और चाहे सेल की मेम्ब्रेन हो या फिर इन ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन हो, ये ज्यादातर किससे बनी होती हैं? लिपिड प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। बाकी इसमें और भी चीजें होती है जिनसे मिलकर ये बनती है, पर मुख्य रूप से इसमें लिपिड और प्रोटीन का ज्यादा रोल होता है। अब आगे हम देखेंगे कि भाई लिपिड क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। इन मेम्ब्रेन्स झिल्लियों में जो है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन शामिल है। ये जितने मैंने नाम लिए इन सब के ऊपर जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है। और इन अधिकांश अंगों की जो कोशिका के जो जो अंग है उनको कोशिकांग भी बोला जाता है या सेल ऑर्गेनल भी बोला जाता है। तो इनके ऊपर भी जो मेम्ब्रेन होती है और कोशिका के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, यानी कि हर एक ऑर्गन को एक सेपरेट सेपरेट कर दिया गया है, जो कि अपनी मेम्ब्रेन के अंदर उसमें जो भी केमिकल है वो रहता है। तो वो किससे बना होता है? मुख्य रूप से लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। क्या? मेम्ब्रेन जो भी है वो मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर जो ज्यादातर कौन कौन सी मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पर देखी जाती है, तो एक होगी सेल मेम्ब्रेन जो कि सेल के ऊपर होगी, दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि न्यूक्लियस के को एक राउंड शेप में बनाती है, उसको कवर करके रखती है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है और गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन इसमें शामिल है। मेम्ब्रेन के लिपिड एक बैरियर यानी अवरोध प्रदान करते हैं जो पानी और पानी में घुलनशील पदार्थों को एक सेल कंपार्टमेंट से दूसरे में जाने से रोकता है, क्योंकि पानी लिपिड में घुलनशील नहीं होता है। ठीक, इसको आप कैसे समझेंगे कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड की बनी होती है। लिपिड मीन्स आप इसको समझे फैट, ठीक। तो फैट का सबसे छोटा मॉलिक्यूल आएगा तो वो लिपिड कहलाएगा। तो लिपिड में आप जब देखिए किसी पानी में आप तेल डाल दीजिए तो वो मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर के ऊपर तैरता रहेगा और पानी जो है उसमें एक दूरी बना के रखेगा। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन जो है लिपिड की बनी होने के कारण एक बैरियर का काम करते हैं, ताकि एक ऑर्गेनल्स का पानी या एक ऑर्गेनल्स का केमिकल दूसरे उसमें ना मिल जाए, ठीक। तो वो एक जो है गैप क्रिएट करके रखता है, एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने से पानी को रोकता है। क्यों रोकता है? क्योंकि वो लिपिड में घुल नहीं सकता है, ठीक है, इसीलिए। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लिपिड में घुल सकती हैं, उन चीजों का आदान प्रदान उसके माध्यम से होता रहेगा। हालांकि मेम्ब्रेन में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अक्सर मेम्ब्रेन झिल्ली के माध्यम से पूरी तरह से प्रवेश करते हैं। इस प्रकार मेम्ब्रेन के माध्यम से विशिष्ट पदार्थों के पेनिट्रेट यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उसको पारित होने के लिए स्पेशलाइज्ड पाथवे यानी कि विशिष्ट तौर पे कुछ मार्ग प्रदान करते हैं, जिन्हें अक्सर एक्चुअल पोर्स या छिद्रों में व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा कई अन्य मेम्ब्रेन प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो कई अलग अलग केमिकल रिएक्शन को जो है एक्टिवेट करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, जिनकी चर्चा फिर आगे के चैप्टर्स में की जाएगी। इसका थोड़ा और ओवरव्यू डिटेल से समझ लीजिए। पिक्चर में आपके सामने दिख रहा है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन जो है बाइलेयर होती है यानी कि डबल लेयर होती है,
ये देखिए यहाँ पर जहां मेरा कर्सर है, यहाँ देखें आप, लिपिड की दो लेयर है, एक नीचे है एक ऊपर है, ठीक। दूसरा यहाँ पर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो जो नीचे वाला जो हिस्सा है ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाएगा, ठीक। यहाँ पर जो है इंटीग्रल प्रोटीन रहते हैं जो जुड़े हुए रहते हैं। इसको समझने के लिए एक और बेटर पिक्चर हम देख सकते हैं, उससे समझना हमारे लिए आसान होगा। सो ये पिक्चर में हम देखेंगे, ये आपके सामने है, ये देखिए। तो ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर, पोर यानी कि एक तरह के छिद्र। तो इन छिद्रों के माध्यम से, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, आप इस तरीके से देखें, ये सेल का रूप है। इस सेल का एक छोटा सा हिस्सा कट करके आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया गया है। उस सेल मेम्ब्रेन में ऊपर का जो हिस्सा है, जो सेल के ऊपर वाला जो भाग है, जो कि सेल के बाहर रहता है, उसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसमें बताया, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। सेल के अंदर वाला फ्लूइड जो मेम्ब्रेन के नीचे, वो क्या कहलाएगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ पर आप देखें, जो मैंने बोला था कि सेल डबल बाइलेयर की बनी होती है, तो यहाँ पर देखें ये है लिपिड मॉलिक्यूल, जो आपको ब्लूइश कलर में दिख रहा है, एक तो ये है, दूसरे ये है। तो यहाँ पर इनका जो पोलर हेड है वो एक में नीचे की तरफ है, दूसरा पोलर हेड ऊपर की तरफ। इसकी भी खासियत रहती है, अभी मैं आपको उसकी और डिटेल बताऊंगा। तो ये हो गई लिपिड बाइलेयर, ये उसके हो गए पोर, और ये हो गए चैनल प्रोटीन इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, इनके माध्यम से कुछ खास चीजों को कैच करके सेल के अंदर या बाहर किया जाता है, ठीक है। ये चीज है। फिर ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, उनकी डिटेल्स भी हम बाद में आगे पढ़ेंगे। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स क्या होते हैं, फिर फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो ये पोर होते हैं, इन्हीं पोर के माध्यम से जो है कोई चीज जो है एक्सचेंज होती है, जो सेल से बाहर निकलती है या बाहर से अंदर लेना है, वो सारी चीजें इसमें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन के बारे में थोड़ा सा समझ में आया, फिर हम जो है अभी और डिटेल में जाने वाले। ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है सभी के लिए? ठीक है। अभी टॉपिक आता है सेल मेम्ब्रेन। इसके पहले क्या था, जो भी इसके अंदर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर मौजूद जितने भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और गोल्गी अपरेटस की मेम्ब्रेन्स है। ये इस तरह की मेम्ब्रेन सेल के ऊपर और सेल के अंदर के ऑर्गेनल में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम डिटेल में देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा क्योंकि उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, उसको प्लाज्मा कहा जाता है। तो प्लाज्मा के ऊपर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि कोशिका को ढकती है, एक पतली, लचीली और लोचदार संरचना है, जो केवल 7.5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है, ठीक। कितनी होती है? 7.5 से 10 नैनोमीटर मोटी होती है।
नैनोमीटर मतलब मीट्रिक प्रणाली में लंबाई की एक इकाई है जो 1 मीटर के 1 बिलियनवे हिस्से के बराबर होती है। ठीक, तो जब किसी चीज को 10 नैनोमीटर आकार में बोला जाता है तो उसका मतलब होता है 0 पॉइंट, उसके आगे लगेंगे 000, फिर 00001 मीटर, यानी कि 1 मीटर का 100 मिलियनवा हिस्सा होता है। ठीक, सो 10 नैनोमीटर के बारे में अगर हम देखें तो यह एक सामान्य जीवाणु की चौड़ाई से लगभग 100 गुना छोटा है, और जो डीएनए स्ट्रैंड का व्यास लगभग 2 नैनोमीटर होता है, इसीलिए 10 नैनोमीटर डीएनए की चौड़ाई से लगभग 5 गुना होता है। तो सामान्य सेल मेम्ब्रेन लगभग 5 से 10 नैनोमीटर मोटी होगी। ठीक है, जो नैनो टेक्नोलॉजी है उसमें ये नैनोमीटर का यूज किया जाता है। बस आप यह ध्यान रखें कि ये बहुत छोटी होती है, जो कि हमारी आंखों से, फिजिकल आंखों से देखने के लिए हमें उसके लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिससे ही देखा जा सकता है, नहीं तो ऐसे हम नहीं देख सकते। ठीक है, सो यह लगभग पूरी पूरी तरह से प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो इसमें कंपोजिशन क्या है सेल मेम्ब्रेन में? सो प्रोटीन इसमें है 55%, और फॉस्फोलिपिड है 25%, और कोलेस्ट्रॉल है 13%, और अन्य लिपिड 4%, और कार्बोहाइड्रेट 3% है। फिर से ध्यान से सुने, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो आउटर लेयर है, सेल मेम्ब्रेन जो है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो है 55% प्रोटीन से बनी होती है। फॉस्फोलिपिड जो है उसमें 25% होते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी होता है जिससे कि 13%, और अन्य लिपिड 4%, और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ 3% होता है। तो ये हो गया इसका एक तरह से कंपोजिशन, कि इसमें क्या क्या मटेरियल होता है जिससे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, लिपिड बैरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इम्पेड्स वाटर पेनिट्रेशन। कोशिका झिल्ली की लिपिड बाधा जो है वो जल प्रवेश में बाधा डालती है। तो किस तरीके से यह पानी को रोकती है या किस तरीके से बाधा के रूप में काम करती है, उसके बारे में देखेंगे। सो ये पिक्चर है 2-3, इसमें आपको आगे की चीजें देखेंगे इसमें। सो 2-3 में आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली की संरचना को इसमें दिखाया गया है। इसकी मूल संरचना एक लिपिड बाइलेयर है। आप पिक्चर में देखिए, जो मैंने बताया था आपको ध्यान होगा, लिपिड बाइलेयर। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो कर्सर है, ये देखें, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये लिपिड बाइलेयर यानी कि 2 लेयर से मिलकर ये बनी है। फिर आगे क्या है, इसकी मूल संरचना एक लिपिड बाइलेयर है जो कि लिपिड की एक पतली डबल लेयर फिल्म ऑफ लिपिड, यानी कि ये दोहरी परत वाली फिल्म है, और प्रत्येक परत केवल 1 मॉलिक्यूल, एक जो मॉलिक्यूल होता है उतनी मोटी है, जो कि एंटायर सेल सरफेस यानी कि पूरी कोशिका के ऊपर एक जैसी ही मोटाई के साथ ये होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पे बहुत उभार है कहीं पे कम उभार, नहीं, वो एंटायर सेल सरफेस जो है एक 1 मॉलिक्यूल जितनी मोटी होती है। इस लिपिड फिल्म में लार्ज ग्लोबुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, बड़े गोलाकार प्रोटीन अणु होते हैं।
सो बेसिक यानी कि मूल लिपिड बाइलेयर जो है द्विपरत होती है, जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल अणुओं से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का एक सिरा पानी में वाटर सॉल्युबल होता है, यानी कि यह हाइड्रोफिलिक होता है। मैंने आपको बोला था, हम अभी इसके ऊपर आएंगे क्योंकि यहाँ बड़ा ध्यान से समझने का विषय है ये। तो दूसरी पिक्चर से अंडरस्टैंड होगा ये। ये देखिए, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। जो बेसिक मूल डबल बाइलेयर की ये बनी होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से ये मिलकर बनी होती है। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कहाँ पर है, पिक्चर में देखिए। ये जो मॉलिक्यूल है, जो आपको दिख रहा है ब्लू इस कलर के, स्काई ब्लू कलर में जो दिख रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी मिलकर ये बनी होती है रचना। ठीक, ये यहाँ पर एक नीचे की तरफ है इसका हेड, और टेल कहाँ है, अंदर की तरफ है, दोनों का, ऊपर भी है नीचे भी है। सो जो ऊपर वाला पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है कि वो पानी को आकर्षित करता है। ठीक, अगर ये हाइड्रोफिलिक नहीं रहेगा तो पानी को खींचेगा ही नहीं, पानी के मॉलिक्यूल उसको नजदीक ही नहीं आएंगे, तो सेल जो हाइड्रेट हो ही नहीं पाएगी। तो जो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा सेलुलर वाले तरफ जो लेयर है, उस लेयर में जो फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि पानी को आकर्षित करता है। वाटर मॉलिक्यूल H2O उसको आकर्षित करता है। ठीक, दूसरा सिरा केवल फैट सॉल्युबल फैट में घुलनशील होता है, यानी कि यह हाइड्रोफोबिक होता है। यह पानी को आकर्षित नहीं करता, ये हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक, तो पानी को चिपकने से ही रोकता है। तो पहला जो ऊपर वाला सिरा है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। और दूसरा सिरा क्या है, केवल फैट सॉल्युबल यानी वसा में घुलनशील होता है, यानी यह हाइड्रोफोबिक होता है। सो फॉस्फोलिपिड का फॉस्फेट एंड हाइड्रोफिलिक होता है और फैटी एसिड वाला हिस्सा हाइड्रोफोबिक होता है। ये समझ लीजिए। चूंकि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक भाग पानी से प्रतिकर्षित यानी कि उससे दूर जाते, प्रतिकर्षित होते हैं, उससे चिपकते नहीं, परस्पर एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, इसलिए उनमें झिल्ली के मध्य में एक दूसरे से जुड़ने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जैसा कि डायग्राम 2-3 में हमने देखा था। और हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट अणु क्या होते हैं, पूरी सेल मेम्ब्रेन की दो सतहों का निर्माण करते हैं, जो कि झिल्ली के अंदर इंट्रासेलुलर वाटर और आउटसाइड सरफेस बाहरी सतह पर एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर यानी कि पानी के संपर्क में होते हैं। सो मिडिल ऑफ द मेम्ब्रेन, झिल्ली के बीच में लिपिड लेयर सामान्य पानी में घुलनशील पदार्थों जैसे कि आयन, ग्लूकोज और यूरिया के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी कि ये अभेद्य होती है। किसके लिए, आयन, ग्लूकोज और यूरिया के लिए। इसके विपरीत फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल मेम्ब्रेन के इस हिस्से में आसानी से प्रवेश कर जाते। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर अलग अलग जगह पर ये मौजूद रहते हैं। क्या, फॉस्फोलिपिड। तो जिस हिस्से में इनका हाइड्रोफिलिक एरिया होगा, उस हिस्से से ये पानी या दूसरे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देंगे, और जिस जगह पर ये हाइड्रोफोबिक
फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पर जो है फैट सॉल्युबल जो भी कंपोनेंट होंगे उनको अंदर या बाहर आने देंगे। इस तरीके से ये चलता है। तो सेल मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह कुछ हिस्से बने हुए हैं कि वहां से जो है, जहां से कार्बोहाइड्रेट जाना है वहां से कार्बोहाइड्रेट ही जाएगा, जहां से प्रोटीन जाना है वो प्रोटीन ही जाएगा। तो हर चीज के लिए एक गेट है या वो पोर्स है, वो चैनल से ही गुजरेंगे वो, और वो ओपन ही तभी होते हैं तब वो गुजर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं जाएंगे, वो उनको रोक देंगे। फिर से इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक भाग, हाइड्रोफोबिक भाग यानी कि जहां से वो फैट को दूर करते हैं, मतलब जो फैट में फैट सॉल्युबल चीजों से जुड़े रहते हैं, जो पानी को जो है अपने से चिपकने नहीं देते या पानी से हाइड्रोफोबिक होती है। तो इनमें क्या होता है कि हाइड्रोफोबिक हमने देख लिया, हाइड्रोफिलिक भाग जो है इंट्रासेलुलर वाटर और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर दोनों से कनेक्टेड ये रहता है, और जहां वाटर सॉल्युबल चीजें होंगी उनको उस माध्यम से वो इंटरचेंज होता रहेगा, और जहां पर फैट सॉल्युबल चीजें होंगी, जहां पर इसका हाइड्रोफोबिक हेड होगा, तो वहां से जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल मेम्ब्रेन के इस हिस्से में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। मेम्ब्रेन झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल अणु भी लिपिड प्रकृति के होते हैं, क्योंकि उनका स्टीरॉयड न्यूक्लियस अत्यधिक वसा में घुलनशील होता है। ये मॉलिक्यूल अणु एक तरह से मेम्ब्रेन बाइलेयर की दुई परत में घुले रहते हैं। बीच बीच में आप देखेंगे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी रहता है, पिक्चर में आप देखिए, ये देखिए बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल, जहां मेरा कर्सर है ये छोटे छोटे अणु जो है ये कोलेस्ट्रॉल के हैं, ये येलो कलर में आप देख सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स हैं। जो आप फैट खाते हैं, फैट डाइजेशन होने के बाद जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो हमारे अलग अलग जगह पे जहां जैसी जरूरत होती है वहां होती है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, तो ये उसमें फैले रहते हैं, कहां पर, बाइलेयर जो है मेम्ब्रेन बाइलेयर झिल्ली में जो है ये घुले होते हैं, और ये मुख्य रूप से शरीर के तरल पदार्थों के पानी में घुलनशील घटकों के लिए बाइलेयर की परमिएबिलिटी यानी पारगम्यता या इम्परमिएबिलिटी की डिग्री निर्धारित करने में मदद करते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल झिल्ली की फ्लूडिटी को भी नियंत्रित करता है। ठीक, अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाएगा तो परमिएबिलिटी जो है कम हो जाएगी, अगर ये बहुत कम हो गए तो परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे किसी पानी के ऊपर आप जो है तेल डाल देंगे तो कोई चीज आर पार नहीं जा पाएगी, जो कि अगर उसमें कम तेल रहेगा तो कुछ जगह पे तेल जो है इकट्ठा हो जाएगा, कुछ जगह पे जो है वहां पर जहां भी पानी का वो रहेगा वहां से वो डूब जाएगा। तो एक तरह से कोलेस्ट्रॉल जो है परमिएबिलिटी इम्परमिएबिलिटी को कंट्रोल करता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और ये कहाँ होते हैं, ये डबल लेयर जो बाई लेयर है उसके बीच में ये मौजूद रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक इंटीग्रल और पेरिफेरल सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन। यहां पर आप देख लीजिए, ये पिक्चर में इंटीग्रल और सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के बारे में भी बताया गया है। जहां मेरा कर्सर है, सो ये इंटीग्रल प्रोटीन है, कहां कहां पर देखें, जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। और सेल मेम्ब्रेन के बाद यहां पर देखें पेरिफेरल प्रोटीन जो है, इनके जो स्ट्रैंड होते हैं वो लंबे होते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखें, इस तरीके से ये फैले रहते हैं। पेरिफेरल मतलब कहा जाता है कि जहां पर जैसे हमारे हाथ हैं, है ना, शरीर से कोई चीज बाहर निकलती है, नर्व्स आती है, तो हाथों की उंगलियों में जो नर्व्स आएंगे वो पेरिफेरल नर्व कहलाएगी। पैरों में जो है नर्व, जहां जाके नर्व एंडिंग खत्म हो रही है वो पेरिफेरल नर्व कहा जाता है उसको। ठीक, तो इसी तरह से सेल के अंदर भी जो है इंटीग्रल यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जो कि
सेल स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो है सेल के बाहर या अंदर मौजूद है, और इनका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा। तो पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, ये दो तरह के प्रोटीन के बारे में अभी हम देखेंगे, जो कि सेल मेम्ब्रेन में अपना एक रोल प्ले करते हैं। क्या होते हैं ये? सो लिपिड बाइलेयर में तैरते हुए ग्लोबुलर मासेस, यानी कि द्रव्यमान इसमें आप दिखाए गए हैं। ये मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन है। ये क्या है? मेम्ब्रेन के प्रोटीन है, जिनमें से अधिकांश ग्लाइकोप्रोटीन, यहाँ आपको देखेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। तो इनमें जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज में भी अलग अलग ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, वो इन प्रोटीन के साथ जब जुड़ जाएंगे तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब ये पेरिफेरल प्रोटीन के साथ जुड़ेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कब कहलाएगा? प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलके क्या बनाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। फॉस्फेट प्लस लिपिड मिलके क्या बनाएंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक, इसी तरह से आगे की जो भी स्ट्रक्चर है। और ग्लाइकोलिपिड मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? ग्लाइकोलिपिड। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? ग्लाइकोप्रोटीन। जब फॉस्फेट और लिपिड मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे? फॉस्फोलिपिड। ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं, जिनमें से अधिकांश ग्लाइकोप्रोटीन है। सेल मेम्ब्रेन कोशिका जो है, सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो अभी इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो झिल्ली के या मेम्ब्रेन के माध्यम से पूरी तरह से फैलते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन ये परिधीय प्रोटीन जो झिल्ली की केवल एक सतह से जुड़े होते हैं और पूरी तरह से प्रवेश नहीं करते हैं। आप देखिए किसी एक सतह पर होंगे ये, या तो ये नीचे होंगे या फिर ये ऊपर होंगे। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है ये पूरी तरह से झिल्ली के माध्यम से पूरी तरह से फैलते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन क्या है? ये झिल्ली की केवल एक सतह से जुड़े होते हैं और पूरी तरह से प्रवेश नहीं करते। कई इंटीग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चरल चैनल या पोर्स, छिद्र प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी में घुलनशील पदार्थ, विशेष रूप से आयन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वह, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड, इन पदार्थों के बीच फैल सकते हैं। यहां पर आप पिक्चर में देखिए, ये है इंटीग्रल प्रोटीन का उदाहरण। ठीक, तो ये एक तरह से पोर का भी काम ये करते हैं। ठीक, चैनल का काम करते हैं एक तरह से देखा जाए तो। सो ये पोर है, उसमें भी इंटीग्रल प्रोटीन का यूज हुआ है। यहाँ पर चैनल प्रोटीन के साथ भी, चैनल के साथ भी जो है इंटीग्रल प्रोटीन मौजूद है। ये जो डबल, ये इस तरीके से दिख रहा है ना क्वाइल शेप में, तो ये जो है पोर्स के अंदर एक उसको स्ट्रक्चर देने का काम भी करते हैं। सो कई इंटीग्रल प्रोटीन स्ट्रक्चरल चैनल, जो भी मैंने बताया, या जो पोर होते हैं वो प्रदान करते हैं या उसको बनाने में हेल्प करते हैं, जिसके माध्यम से पानी के मॉलिक्यूल्स और पानी में घुलनशील पदार्थ, विशेष रूप से आयन, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड के बीच फैल सकते हैं। इन प्रोटीन चैनलों में सिलेक्टिव यानी चयनात्मक गुण होते हैं, जो कि कुछ पदार्थों को दूसरों पर वरीयता देते हैं, यानी कि कुछ पदार्थों को तो जाने देते हैं और कुछ पदार्थों को रोक देते हैं। और अन्य इंटीग्रल प्रोटीन उन पदार्थों के परिवहन के लिए
ट्रांसपोर्टिंग यानी वाहक प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं, जो अन्यथा लिपिड बाइलेयर में प्रवेश नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे प्रोटीन के लिए ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं, यानी कि इनके ऊपर ये दूसरे प्रोटीन को बैठा करके या उसको साथ में अटैच करके जो है लिपिड बाइलेयर से नहीं जा सकते, तो वो प्रोटीन के दूसरे चैनल से अंदर उसको भेज दिया जाता है। तो एक तरह से ये ट्रांसपोर्टिंग का काम भी करते हैं। कभी कभी ये सब्सटेंस पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनके इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट और डिफ्यूजन यानी कि ढाल के विपरीत दिशा में भी ले जाते हैं, जिसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और फिर भी अन्य एंजाइम के रूप में ये कार्य करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में हम बाद में जो है डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये शब्द आप याद रखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी ये काम करते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन पानी में घुलनशील रसायनों जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर के रूप में भी काम करते हैं, जो आसानी से सेल मेम्ब्रेन में प्रवेश नहीं करते हैं। तो जो चीजें लिपिड बाइलेयर से नहीं जा सकती, जहां पर फॉस्फोलिपिड वगैरह है, वो चीजें कहां से चली जाती हैं? जो वाटर पानी में घुलनशील है वो जाएंगी अपने इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के माध्यम से, उन जगहों से ये प्रवेश करेंगे। तो उसमें है जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, जो आसानी से जो है सेल मेम्ब्रेन में प्रवेश नहीं करते हैं, तो उनके प्रवेश दिलाने में भी ये हेल्प करते हैं। रिसेप्टर से जुड़ने वाले लिगेंड्स के साथ सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर की परस्पर क्रिया रिसेप्टर प्रोटीन में कन्फर्मेशनल चेंजेस यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन का कारण बनती है। यह बदले में प्रोटीन के इंट्रासेलुलर भाग को एंजाइमेटिक रूप से सक्रिय करता है, या रिसेप्टर और साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के बीच इंटरैक्शन को प्रेरित करता है, जो सेकंड मैसेंजर यानी कि दूसरे संदेश वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे रिसेप्टर के बाहरी भाग से सिग्नल को कोशिका के अंदरूनी भाग तक रिले किया जाता है। तो मोटे तौर पे अगर समझा जाए, तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच में जो इंटरेक्शन होना है, कम्युनिकेशन होना है, वो इन चैनलों के माध्यम से होता है, और उसमें ये इंटीग्रल प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल है। सो इस तरह सेल मेम्ब्रेन में फैले कई तरह के अभिन्न प्रोटीन, इन्वायरमेंट यानी कि उसका एटमॉस्फेयर, पर्यावरण के बारे में, जो सेल का पर्यावरण उसकी यहाँ पे बात हो रही है, तो सेल एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी को कोशिका के अंदरूनी भाग तक पहुंचाने का एक साधन प्रदान करते हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया, इंटीग्रल प्रोटीन क्या है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के बीच एक कम्युनिकेशन करना है, कोई एंजाइम है, रिसेप्टर है, एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए भी ये अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोई भी मैसेज को पहुंचाना है सेल के अंदरूनी भाग तक, तो जो है उसके माध्यम से जाता है। पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अक्सर इंटीग्रल प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन लगभग पूरी तरह से एंजाइम के रूप में या फिर सेल मेम्ब्रेन पोर्स के माध्यम से पदार्थों के परिवहन के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये अलग से भी होते हैं और साथ में ये इंटीग्रल प्रोटीन से भी जुड़े होते हैं। जैसा कि आप देखिए, ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है, पर यहाँ पर आप देखेंगे पिक्चर में कि यहाँ पेरिफेरल प्रोटीन और साथ में इंटीग्रल प्रोटीन दोनों मिले हुए। ठीक, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन क्या काम करते हैं कि ये जो है प्रोटीन लगभग पूरी तरह से एंजाइम के रूप में या फिर सेल के मेम्ब्रेन के जो छिद्र होते हैं या पोर्स के माध्यम से पदार्थों के परिवहन के नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। यानी किन चीजों को अंदर जाने देना है, किन चीजों को बाहर रोक के रखना है, उस कंट्रोल सिस्टम को बनाए रखने के लिए ये एक नियंत्रक का कार्य करते हैं। कौन? पेरिफेरल प्रोटीन। नेक्स्ट टॉपिक है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, द सेल ग्लाइकोकैलिक्स।
चलिए 1 मिनट हम रेस्ट लेते हैं। अभी आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, और पानी वगैरह पीना है तो पी सकते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम जो है आगे ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सभी को सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आया? हाँ अनीता जी बोलिए। सर मुझे ये टॉपिक थोड़ा-सा टफ लगा, अगर आप इसको शॉर्ट में अगर एक बार और बता दो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा मुझे। ठीक है, आपको क्या समझ में जी, नहीं आया थैंक यू। पहले ये बताइए। अनीता जी आपको क्या समझ में सर नहीं आज का आया? सर आज का टॉपिक मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। हल्का-हल्का टफ है? मतलब कि 2 लेयर है ये तो हाँ जी, थोड़ा टफ लगा मुझे आज। तो अगर हम्म। थोड़ा-सा एक बार और आप समझा देंगे, तो मुझे थोड़ा समझ में आ जाएगा। थोड़ा-थोड़ा समझ में आ गया है, लेकिन पूरी तरह ठीक से है, मुझे समझ नहीं आया आज। ठीक है, जी सर। चलिए। जी सर। सो आप ऑन ही रहिए, मैं आपसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपके माध्यम से सभी लोगों को दोबारा समझ में आ जाएगा। जी सर। ये पिक्चर आपको दिख रही है क्लियर? जी सर। ओके। सो यहाँ पर आप देखें, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन डबल लेयर होती है। जी। ठीक है, हुँ। आप यस बोलते जाइए तो मुझे लगेगा आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, है ना? जी सर। जी सर। हाँ, तो ये क्या है, डबल बाई लेयर है। ठीक है, जी सर। तो ये जो मॉलिक्यूल हैं, जो स्काई ब्लू मॉलिक्यूल हैं, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल है, जिसमें फॉस्फेट और लिपिड दो चीजें मिलके क्या बनाती हैं, फॉस्फोलिपिड। जी सर। ठीक है, लिपिड मतलब क्या हो गया कि जो हम खाने में जो तेल खाते हैं ना, तेल जो भी है, फैट हम लेते हैं, तो वो जी। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, जब हाँ जी सर। डाइजेशन में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो एब्जॉर्ब जी। होके जो है फिर लीवर में जाता है, लीवर में जाके उसको कोलेस्ट्रॉल में बदला जाता है। ठीक है, जी। जी सर। सो कोलेस्ट्रॉल में बदलते हैं, तो वही कोलेस्ट्रॉल देखिए यहाँ पर अंदर मौजूद है, लिपिड बाइलेयर के अंदर। ठीक, जी सर। तो जो हमने एक दिन मैंने ग्रुप में डाला था, एलडीएल और एचडीएल के बारे में आपको बताया था। जी सर। सो इसमें एचडीएल और एलडीएल ये क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कैरी करने का काम करते हैं। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, ये अलग अलग तरह के रहते हैं। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह आपको बताया था। जी सर। तो ये इस सेल के अंदर मौजूद होते हैं। तो हम यही पढ़ रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहली चीज को जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डबल बाई लेयर हो गई, यानी कि 2 लेयर हो गई। ठीक, जी जी सर। इसमें जो मेन मॉलिक्यूल है वो है फॉस्फोलिपिड, जिससे ये मिलकर बनी है। तो फॉस्फोलिपिड जी में सर। जो ये ऊपर हेड है, इसको पोलर हेड कहा जाता है। जी। ठीक अच्छा है, ठीक है सर। जी एक सर। जो हेड है, एक जो ऊपर वाला हेड है, आप ये इस तरीके से मान सकते हैं, एक हेड होता है इसमें हाइड्रोफिलिक, दूसरा होता है जी। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो जो हाइड्रोफोबिक वाला जो जी। हिस्सा होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, जहां मेरा कर्सर है वहां देखिए। सो यहाँ पर देखें, ये जो स्टैंड हैं, ये लिपिड के, ये दिख रहा है आपको, जो लाइन है हेड के नीचे जी। एक वायर जैसा दिख रहा है, जी ये सर। हिस्से हैं, ये हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक, और जो ये दो दोनों हेड जो हैं, ये हाइड्रोफिलिक हैं। जी। तो जो हाइड्रोफिलिक वाले हिस्से हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपने अंदर से पानी के मॉलिक्यूल्स को तो जाने देंगे, लेकिन जो हाइड्रोफोबिक वाला हिस्सा है, ये पानी के या पानी में घुलनशील पदार्थों को जाने से ये रोकते हैं। ठीक है जी, जी। है ना? तो जो जी एक सर। हिस्सा है पोलर हेड है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स को आकर्षित करेगा,
और दूसरा क्या करेगा, विकर्षित करेगा। जी। तो ये जो है यहाँ पर जो स्ट्रैंड दिख रहा है लिपिड का, ये लिपिड क्या करेगा कि अपने अंदर से सिर्फ उन्हीं चीजों को जाने देगा जो कि हमारे फैट में घुलनशील रहती हैं, उनको फैट सोल्यूबल बोला जाता है। ठीक है, जी सर। इतना समझ में आया आपको? जी सर, आ रहा है। है ना? जी, चलिए, आ रहा है सर। हाँ बाकी का आगे और आपको बताता हूँ। फिर हमने इसके बाद देखे इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, हेलो सर। तो यहाँ पर जो है दो तरह के जी सर। प्रोटीन से मिलकर हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। तो उसमें होते हैं एक इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इससे सेल के जो पोर हैं, छिद्र हैं, जिनसे कोई चीज अंदर या बाहर जाएगी, ये उसको बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ जी। पर आप देखिए, ये जहां मेरा कर्सर है, ये तीन जी जगह पे सर। दिखाया गया इंटीग्रल प्रोटीन। एक तो यहाँ पर ये चैनल के रूप में दिखाया है, ये पोर्स के अंदर भी मौजूद है, और ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद है। ठीक, जी सर। तो ये क्या करते हैं, उसको बनाने का काम करते हैं, किसको, पोर्स को। और दूसरा ये जो पेरिफेरल प्रोटीन है, ये एक तरह से कंट्रोल सिस्टम का काम करते हैं कि कौन सी चीजों को हमने अंदर जाने देना है, कौन सी चीजों को हमने रोक देना है। तो ये उसको पोर क्या करेगा, खुलने वाला भी रहेगा, बंद होने वाला भी रहेगा। तो ये पेरिफेरल जो प्रोटीन है, ये उसमें हेल्प करते हैं पोर्स के अंदर। ठीक है, ये सेल के अंदर और बाहर मौजूद रहते हैं, किसमें, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जी सर। पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन, यही हमने आज देखा कि पेरिफेरल प्रोटीन क्या होते हैं। फिर से आप अच्छे से समझ लीजिए। जी। इंटीग्रल प्रोटीन पानी में घुलनशील रसायनों जैसे पेप्टाइड हार्मोन्स के रिसेप्टर के रूप में ये काम करते हैं, और आसानी से, इसमें देखा जाए तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है स्ट्रक्चरल चैनल या पोर्स या छिद्र जो है बनाने में हेल्प करते हैं, जिसके माध्यम से पानी के मॉलिक्यूल और पानी में घुलनशील पदार्थों जैसे आयन या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड या यानी कि जो फ्लूइड है, उनके बीच में ये फैले रहते हैं। और इन प्रोटीन चैनलों में ये सिलेक्टिव गुण होते हैं, जो मैंने बताया था कि कुछ चीजों को ये अंदर जाने देते हैं, कुछ चीजों को ये रोक देते हैं। तो इन चीजों से ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन का ये काम होता है। पर ये जो प्रोटीन है, आप जो खाने में जो प्रोटीन खाते हैं ना, उन्हीं से ही आगे जाके ये चीजें डेवलप होती हैं। ठीक है, जी जी। अगर हमारे खाने में प्रोटीन नहीं होंगी तो ये चीजें भी सेल में प्रॉपर तरीके से नहीं होंगी, इसलिए फिर वो डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल की मेम्ब्रेन वीक रह जाएगी। इस चीज का ध्यान रखें। जी सर। ठीक है, यही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल चीजें हैं। बाकी पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन जो है, इनके काम यही है कि एक तरह से जो है पोर्स को डेवलप करना, पोर्स के माध्यम से चीजों को सिलेक्टिवली अंदर या बाहर किसी चीज को जाने देना है, किसी चीज को रोक देना है। तो पेरिफेरल जो प्रोटीन है, वो एक तरह से नियंत्रक का काम करता है, और इंटीग्रल प्रोटीन जो है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और वाटर या वाटर से जुड़े हुए या फिर कुछ दूसरे प्रोटीन होते हैं उनको, जैसे कि कोई ट्रक के अंदर कोई सामान लोड करके ले जाते हैं, तो इसी तरह से ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करके, जो लिपिड बाइलेयर से नहीं जाते, उनको यहाँ से भेज दिया जाता है। ठीक है, जी सर। ठीक है, चलिए। थैंक यू काफी सर। टफ है ये, है ना, ये काफी टफ है, इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ता है, ये बहुत जी डीप है जी ना, जी। इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक है, सर यूट्यूब सो पर आएगी तब थोड़ा और सुनेंगे और अच्छे हाँ, से याद हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो जी। नेक्स्ट थैंक यू सर। टॉपिक है मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट द सेल ग्लाइकोकैलिक्स। यहाँ पर एक चीज रह गई जो आपको बतानी थी, वो ये थी कि जब यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, या फॉस्फोलिपिड है,
तो इसमें आप ध्यान दें कि ग्लाइको का संबंध यहाँ पर किससे है, ग्लूकोज, ये सॉरी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज से आप समझ के इसको चलें। तो जब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वो ग्लाइकोलिपिड। जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वो ग्लाइकोप्रोटीन। और जब फॉस्फेट मॉलिक्यूल और लिपिड मिलेंगे तो ये फॉस्फोलिपिड कहलाते हैं। सो अभी हम देखेंगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। सो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट यानी कि इसका कितना हिस्सा होता है, हमने अभी देखा था कितने हिस्से से मिलकर बनी होती है। इसमें सिर्फ होता है 3% कार्बोहाइड्रेट। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन होता है सबसे ज्यादा 55%, फॉस्फोलिपिड होते हैं 25%, कोलेस्ट्रॉल होता है 13% और अन्य लिपिड है 4% और कार्बोहाइड्रेट है 3%। ये कंपोजिशन याद रखिए। यानी कि पूरी जो लिपिड मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन में सबसे ज्यादा जो है वो प्रोटीन का यूज होता है जो कि 55% है। ठीक, फिर फॉस्फेट और लिपिड मॉलिक्यूल्स मिलके कितना बनाते हैं, 25% सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। 13% कोलेस्ट्रॉल, 3% कार्बोहाइड्रेट और लिपिड होते हैं 4%। यानी कि सबसे कम कार्बोहाइड्रेट है इसमें। सो मेम्ब्रेन, अभी यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हम देख रहे हैं। तो यानी कि ग्लाइको मतलब यहाँ पर आप कार्बोहाइड्रेट से संबंध उसका जोड़ लीजिए। तो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट लगभग हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड, जब कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड बन जाता है। सो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट लगभग हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में प्रोटीन या लिपिड के साथ संयोजन में होते हैं। यानी ये अलग अलग नहीं, ये संयोजन में यानी जुड़कर काम करते हैं। वास्तव में अधिकांश इंटीग्रल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ध्यान रखिए। अधिकांश इंटीग्रल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और लिपिड मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल का लगभग 10वां हिस्सा ग्लाइकोलिपिड है। कितना हिस्सा, 10वां हिस्सा ग्लाइकोलिपिड है। फिर से देखिए इसको, मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट लगभग हमेशा ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड के रूप में प्रोटीन या लिपिड के साथ संयोजन में होते हैं। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, और बाकी का प्रोटीन से जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से जुड़ेगा तो ग्लाइकोलिपिड। तो वास्तव में अधिकांश इंटीग्रल प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं और लिपिड मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल का लगभग 10वां हिस्सा ग्लाइकोलिपिड होता है। इन अणुओं के या इन मॉलिक्यूल के ग्लाइको भाग लगभग हमेशा कोशिका के बाहर की ओर निकलते हैं और कोशिका की सतह से बाहर की ओर लटकते हैं। कई अन्य कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जिन्हें प्रोटियोग्लाइकन कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं जो छोटे प्रोटीन कोर से बंधे होते हैं और कोशिका की बाहरी सतह से भी शिथिल रूप से जुड़े होते हैं। इस प्रकार कोशिका की पूरी बाहरी सतह पर अक्सर एक ढीला कार्बोहाइड्रेट कोट होता है, कोटिंग होती है, जिसे ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है। इसको समझ लीजिए। अब आप यहां पर देखें, ये देखिए, ये जो है पिक्चर में आप देखेंगे, ये जो ब्लूइश कलर में दिख रहे हैं ये स्ट्रैंड है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक, ये हर जगह सेल में फैले हुए हैं और ये कहीं तो लिपिड से जुड़े हुए हैं और कहीं ये जुड़े हुए हैं किससे, प्रोटीन से। तो ये सेल के बाहर की तरफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है ना, सेल के बाहरी हिस्से। ठीक है, तो ये एक तरह की कार्बोहाइड्रेट की कोटिंग आप समझ लीजिए। इस तरीके से ये पड़े रहते हैं, हिलते डुलते रहते हैं, इस तरीके से ये रहते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर मौजूद रहते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जो एक तरह की कोटिंग है, ढीला कार्बोहाइड्रेट कोट कह सकते हैं इसके,
तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कार्बोहाइड्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो जब प्रोटीन के साथ बन जाते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड के साथ जुड़ते हैं तो ग्लाइकोलिपिड। तो इन चीजों के रूप में ये सेल मेम्ब्रेन की बाहरी सतह की पर जो है ये लटकते रहते हैं, उनसे जुड़ते रहते हैं। तो इस तरह से यह जो है इनको कई अन्य कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड भी होते हैं जिनको प्रोटियोग्लाइकन भी कहा जाता है, जो कि ये छोटे प्रोटीन के कोर से बंधे होते हैं, जो कि कोशिका की बाहरी सतह से लटकते रहते हैं, जुड़े रहते हैं। तो ये पूरी जो रचना है जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फैली हुई है, कार्बोहाइड्रेट का एक ढीला कोटिंग की तरह हो जाती है, ये कोट कहलाता है, उसको ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। सो कोशिका की बाहरी सतह से जुड़े कार्बोहाइड्रेट के कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं जो कार्बोहाइड्रेट सेल के बाहरी मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं, उनको हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे और फिर आगे क्लास कंप्लीट करेंगे। तो पहला है, उनमें से कई में एक नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो अधिकांश कोशिकाओं को एक ओवरऑल नेगेटिव सरफेस चार्ज देता है, जो अन्य नेगेटिवली चार्ज वस्तुओं को पीछे हटाता है। दूसरा है, कुछ कोशिकाओं का ग्लाइकोकैलिक्स अन्य कोशिकाओं के ग्लाइकोकैलिक्स से जुड़ता है। इस प्रकार कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ने का भी ये काम करता है, क्या, ग्लाइकोकैलिक्स। तीसरा है, कई कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को बांधने के लिए रिसेप्टर पदार्थों के रूप में कार्य करते हैं। जब बंधे होते हैं तो यह संयोजन जुड़े हुए आंतरिक प्रोटीन को सक्रिय करता है, जो बदले में इंट्रासेलुलर एंजाइमों के एक कैस्केड को सक्रिय करते हैं। चौथा है, कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंश इम्यून रिएक्शन में प्रवेश करते हैं, जो कि हम चैप्टर 34 में देखेंगे। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स का काम है। एक काम क्या हो गया, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ने में भी हेल्प करता है। दूसरे, नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं जो दूसरी नेगेटिव वस्तुओं को पीछे हटाता है, जुड़ने से रोकता है। तीसरा कार्य क्या है, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को कंबाइन करने के लिए रिसेप्टर के रूप में कार्य करता है, जो कि आगे सेल के अंदर जो है मैसेज ले जाना, एंजाइमों को तैयार करना, है ना, उसके लिए एक्टिव कर देता है प्रोसेस को। और कुछ कार्बोहाइड्रेट के अंश जो है वो इम्यून रिएक्शन में इम्यून प्रतिक्रियाएं जो होती हैं वायरस को मारना, उन प्रतिक्रियाओं को स्टार्ट करने में या उनमें प्रवेश करने में मदद करता है। तो ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन।